हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। आज की जो हम लोग के टॉपिक है वो है इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। इस टॉपिक को शुरू करें उससे पहले हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेज में क्या पढ़ा था, आप लोगों को आई थिंक रिमेंबर होगा, याद होगा कि हम लोग ने प्रीवियस क्लासेज में क्या पढ़ा था। फटाक से उसे रिकॉल करते हैं और फिर इस टॉपिक पे हम आएंगे और उसे रिलेट करेंगे। प्रीवियस क्लासेज में हम लोगों ने पढ़ा था कि सोसाइटी में चेंज आएंगी और उस चेंज को लेकर जो अलग अलग ग्रुप्स बन गई थी, उन चेंज को लेकर अलग अलग आइडियोलॉजी लोगों की बढ़ चुकी थी। और उस आइडियोलॉजी के बेसिस पे लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स जो ग्रुप्स थे जिनकी चेंज को लेकर अलग अलग आइडियोलॉजी थी। हमने पढ़ा था लिबरल्स के आइडियोलॉजी के बारे में, लिबरल्स क्या सोचते थे चेंज को लेकर, उनके बारे में पढ़ा था। रेडिकल्स के बारे में पढ़ा था कि सोसाइटी का लोअर स्ट्रेटा होते थे जो क्या चाहते थे, रेडिकल चेंज चाहते थे, रातों रात चेंज चाहते थे। और कंजर्वेटिव्स कौन थे उनके बारे में भी समझा था कि रूलिंग क्लास पीपल जो राजा महाराजा थे, जो एरिस्टोक्रेट्स थे, वो वो कौन सी सेक्शन में थे, तो वो थे कंजर्वेटिव्स। इन सारी बातों को हमने प्रीवियस क्लासेस में समझा था, इनकी अलग अलग आइडियोलॉजी का समझा था, कौन डेमोक्रेट्स थे कौन नहीं थे, कौन वीमेन को वोटिंग राइट्स देना चाहते थे कौन नहीं देना चाहते थे। इन सारी बातों को हमने अच्छे से प्रीवियस क्लासेज में समझा था। इससे रिलेटेड आप लोगों को कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। तो आज की जो हम लोग के टॉपिक है उसे शुरू करते हैं, इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। तो देखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा है सोसाइटी वॉज चेंजिंग 19th सेंचुरी। देखिए सोसाइटी चेंज हो रही थी। अब तो ये तो सोसाइटी का नियम है, चेंज होना है। समाज आज भी बदल रही थी, आज से 2000 साल भी पहले बदल रही थी, और आदि मानव इट मीन्स अर्ली मैन्स के पीरियड में भी बदल रही थी। ये हमेशा चेंज हो रही है, सोसाइटी तो चेंज होनी ही है। लेकिन ये जो सोसाइटी है वो कब चेंज हो रही है? सोसाइटी वो चेंजिंग 19th सेंचुरी। ये जो सोसाइटी चेंज हो रही थी वो कब हो रही थी? 19th सेंचुरी में चेंज हो रही थी। अब क्या चेंज हो रही थी तो वो भी देखते हैं। तो सोसाइटी में सोशियो इकोनॉमिक चेंज हो रही थी। सोसाइटी में सामाजिक लेवल पर तो बदलाव हो रही थी, बट इकोनॉमिक लेवल पर भी चेंज हो रही। अब एक चीज़ देखिएगा कि अगर इकोनॉमी में चेंजिंग आएगी, चेंजेज आएगी, तो सोसाइटी में अपने आप चेंजेज आने लगती है। इट मीन्स कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आएंगे तो अपने सोसाइटी क्या होगी? ग्रोथ करेगी, सिंपल सी बात है। लेकिन ये चेंज कैसे आ रही थी? सोसाइटी में चेंज आ रही थी और इकोनॉमिक लेवल पर चेंज आ रही थी। पैसे बढ़ रहे थे, पैसे भी आ रहे थे सबके पास। तो ये दोनों चेंज आ कैसे रहे थे? तो देखिए क्या हो रहा था। न्यू सिटीज विथ इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियल रीजन्स एक्सपेंडिंग रेलवे ईटीसी। इट मीन्स कि क्या हो रहा था, इंडस्ट्रीज आ गई थी। इंडस्ट्रीज आने का मतलब कल कारखाने आ गए थे, इंडस्ट्रीज आ गई थी, न्यू न्यू नई नई सिटीज बन गई थी। और इन इंडस्ट्रियल रीजन्स के कारण रेलवे एक्सपैंड कर गया था। और अलग अलग जगह बोल सकते हैं कि इंडस्ट्रियल लोगों क्या हो रहे थे, धीरे धीरे इंडस्ट्रीज ग्रो करने के कारण पैसे आ रहे थे, पैसे आ रहे थे तो और डेवलपमेंट हो रही थी। अलग अलग जगह पर क्या हो रही थी, वर्किंग हो रही थी बहुत ज़्यादा। अब इन ज़्यादा बोल सकते हैं कि इन सारी चीज़ों से क्या हो रहा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गई थी। क्या हो गई थी? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गई थी, लोगों के पास पैसे आ गए थे, काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही थी। और इन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से, इस इंडस्ट्रीज ग्रो होने से, रेलवे एक्सपैंड होने से, नई नई सिटीज़ बनने से क्या हो रही थी, सोसाइटी के में सोशियो और इकोनॉमी, पैसे, इकोनॉमिक लेवल पर भी क्या हो रही थी, चेंजेज आ रही थी सोसाइटी में। तो एक तो हमने बहुत अच्छा देख रहा कि क्या हो रही थी, यूरोप में सोसाइटी में काफ़ी चेंजेज आ रही थी। क्यों? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने से। तो अब देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम है, बट क्या है, हाउएवर दिस ब्रॉट मैनी प्रॉब्लम्स विथ इट। क्या है कि लेकिन एक सेक्शन तो आपने देखा कि दो पक्ष देखा। एक पक्ष तो देखा कितनी सारी चेंजेज हो रही है, बहुत सारी चेंजेज आ गई है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने से, कितना सोसाइटी में चेंज हो रही है, इकोनॉमिक चेंज हो रही है, बहुत बदलाव हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बाद भी इनके साथ बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स भी आ रही थी। क्या इनके निगेटिव एस्पेक्ट थे, क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी वो समझिए। देखिए अब जो इनमें वर्कर्स काम करते थे उनको फैसिलिटी अच्छी नहीं दी जा रही थी। जो इनके ऑनर्स होते थे इंडस्ट्रीज के, वो क्या करते थे, केवल पैसे बनाते थे, केवल पैसे कमाना है, केवल पैसे कमाना है, अपनी डेवलपमेंट देखनी है, वो वर्कर्स का थोड़ा भी ध्यान नहीं देते थे। तो इन सारी चीज़ों के कारण वर्कर्स को काफ़ी परेशानी हो रही थी। तो क्या क्या परेशानी हो रही थी देखिए, लॉन्ग वर्किंग आवर्स। पहली बात तो काफ़ी लंबे लंबे समय काम करना पड़ा था। इट मीन्स कि बोल सकते हैं कि 10-10 घंटे, 10-10 घंटे तो अभी के लिए, उस समय के लिए कम ही होते थे, अभी बहुत लग रहा है। उस समय 15-15, 16-16 घंटे काम करनी पड़ती थी वर्कर्स को। 16-16 घंटे काम कर रहे हैं, उसके अलावा पुअर वेजेज, पेमेंट भी ऐसा नहीं कि 16 घंटे कर रहे हैं तो उसको
फुल टाइम पेमेंट दिया जाए, या बोल सकते हैं कि ज़्यादा पेमेंट दिया जाए, वो भी नहीं है। और बहुत कम वेजेस दिया जाता था, बहुत कम पैसे दी जाती थी। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट होती थी। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है ये समझिएगा, कि इट मीन्स कि अगर फैक्ट्री चल रही है तो ठीक है आपको हम रख लेंगे, लेकिन जैसे ही फैक्ट्री बंद हो गई, काम खत्म हो गया, तो फिर लोगों को निकाल दिया जाता था। अब जो लोग निकल गए तो ऐसा तो नहीं जॉब सिक्योरिटी, आज के जॉब में गवर्नमेंट जॉब है तो जॉब सिक्योरिटी है, आपको काम हो रही है या नहीं हो रही है, आपको पेमेंट दी जाएगी। उस समय क्या होती थी कि अगर काम है तो ठीक है पैसे मिलेंगे, काम नहीं है तो फिर जाओ घर, आपको एक भी पैसा नहीं दिया जाएगा। तो इससे क्या होती थी, अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती थी, बेरोजगारी बढ़ जाती थी। इसके अलावा हाउसिंग एंड सैनिटेशन प्रॉब्लम भी थी। हाउसिंग एंड सैनिटेशन प्रॉब्लम क्या होती थी ये समझिएगा, कि इट मीन्स कि उनको रहने, खाने और साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान उन लोगों को नहीं रखा जाता था। इट मीन्स कि काफ़ी ज़्यादा गंदगी में रहनी पड़ती थी उनको, घर की प्रॉब्लम्स थी। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हमने देखी है किनके साथ होती थी, वर्कर्स के साथ। तो दैट्स वाई लिबरल्स एंड रेडिकल्स वांटेड अ चेंज। इसीलिए लिबरल्स एंड रेडिकल्स चेंज चाहते हैं। ऐसे ही ये चेंज नहीं मांग रहे थे, इनको कितनी सारी परेशानियां थी, आप लोगों ने देख लिया कि लिबरल्स और रेडिकल्स ऐसे ही नहीं कि ऐसे ही मुझे चेंज ला रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे चेंज आना चाहिए। इनको बहुत परेशानी थी। कितनी परेशानी थी मैंने आपको बता दिया है कि लिबरल्स और रेडिकल्स, रेडिकल्स क्या थे, लोअर स्ट्रेटा थे, वर्कर्स क्लास के लोग होते थे। तो इनको इतनी सारी परेशानी होने के कारण ये क्या चाहते थे, चेंज चाहते थे। लेकिन क्यों क्यों चेंज, देखिए क्योंकि बिकॉज दे वर ऑफन प्रॉपर्टी ऑनर्स एंड एम्प्लॉयर्स। क्योंकि इसी में से लिबरल्स और रेडिकल्स में से ही कुछ प्रॉपर्टी ऑनर्स भी होते थे। इट मीन्स कि जो इंडस्ट्रीज के ऑनर्स होते थे, और कुछ वर्कर्स होते थे, एम्प्लॉयर्स होते थे। अभी देखिए इनका क्या मानना था, जो लिबरल्स जो कंपनी के ऑनर्स होते थे और या जो वर्कर्स होते थे, इनका मानना था कि अगर लोग एजुकेटेड होंगे, ठीक है, पढ़े लिखे होंगे, हेल्दी पॉपुलेशन होगी, मतलब कि लोग अगर पढ़े लिखे होंगे, अगर अच्छे से उनकी मतलब बोल सकते हैं कि हेल्थ अच्छी रहेगी, तो इससे क्या होगा, इससे कंपनी को ही ग्रेट प्रॉफिट होगा। समझ रहे हैं ना। अगर लोग पढ़े लिखे होंगे, अगर लोग की स्वास्थ्य अच्छी होगी, तो अच्छे से काम करेंगे, तो प्रॉफिट किनको होगी, कंपनी को ही होगी ना, इट मीन्स इंडस्ट्रीज को ही होगी। अभी देखिए अगर 16-16 घंटे अगर काम करवाओगे, तो क्या वो पढ़ने का समय उनको मिल पा रहा है। सैनिटेशन प्रॉब्लम रहेगी, गंदगी रहेगी, तो क्या उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, बिल्कुल नहीं रहेगी। तो इनसे क्या होगी, इनसे क्या होगी कि लोगों को परेशानी तो होंगे ही, इसके अलावा कंपनी या फैक्ट्रीज को प्रॉफिट भी नहीं होगी। अच्छी अगर पॉपुलेशन हेल्दी नहीं रहेगी, तो क्या होगी, इंडस्ट्रीज को भी प्रॉफिट नहीं होगा, काम नहीं करेंगे अच्छे से तो प्रॉफिट नहीं होगी। तो इन सारी प्रॉब्लम्स थी। लेकिन तो ये चेंज क्यों नहीं कर दे रहे थे, ये परेशानी तो थी, लेकिन क्या हो रहा था, इन सारी चीज़ों को वो चेंज नहीं कर सकते थे। बट दे हैड अ प्रॉब्लम ऑफ ओल्ड एरिस्टोक्रेसी एंड कंजर्वेटिव रिजीम एस्टेब्लिश इन यूरोप आफ्टर 1815। ये सारी परेशानी तो थी, लेकिन वो उसे चेंज नहीं कर सकते थे। क्यों, क्योंकि उनके साथ प्रॉब्लम्स क्या हो गई थी, कि ओल्ड एरिस्टोक्रेसी जो की थी, जो पहले राजा महाराजा के, इसको समझिएगा अच्छे से, एंड द कंजर्वेटिव रिजीम एस्टेब्लिश इन यूरोप आफ्टर 1815। क्योंकि यूरोप में जो पुराने जो कंजर्वेटिव्स, कंजर्वेटिव्स मतलब रूलिंग क्लास, राजा महाराजा, मैंने आपको बताया था पिछली इस वीडियो में कि कंजर्वेटिव्स मीन्स वो लोग होते थे जो राजा महाराजा थे, वो क्या हो गए थे, वो फिर से रिस्टोर हो गए थे यूरोप में। वो फिर से जो राजा महाराजा थे यूरोप में, वो फिर से आ गए थे, और वही क्या कर लिया था, अपना रूल कर रहे थे पूरे यूरोप में, और कब्जा कर लिया था। ठीक है, कौन, कंजर्वेटिव्स, राजा महाराजा, रूलिंग क्लास, उस तरह के लोग। कब, तो आफ्टर 1815 यूरोप में। तो 1815 में ऐसा क्या हो गया था, 1815 में ऐसा क्या हुआ कि फिर से राजा महाराजा यूरोप में क्या करने लगे, रूल करने लगे, कंजर्वेटिव्स फिर से आके रूल करने लगे। तो कुछ हुआ था, याद करिए कहानी मैंने आपको बताई थी, देखिए। कंजर्वेटिव्स रिजीम एस्टेब्लिश आफ्टर 1815 कनेक्टेड विद द फॉल ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। याद है, मैंने बताई थी कि नेपोलियन बोनापार्ट रूल कर रहे थे। 1815 में वाटरलू की वॉर होती है, वाटरलू की लड़ाई, याद है, जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट डिफीट हो जाते हैं, हार जाते हैं। किनसे, जो कंजर्वेटिव्स होते हैं यूरोप के राजा महाराजा, उनको नेपोलियन बोनापार्ट को हरा देते हैं। और हराने के बाद, ऐसे ही तो मस्ती के लिए तो हराए नहीं होंगे ना, वो हरा कर क्या करेंगे, नेपोलियन को डिफीट करेंगे, और फिर से क्या होंगे, यूरोप में राजा महाराजा ही रूल करेंगे। जो 1789 से पहले जो राजा महाराजा का पीरियड था, लुइस 16 वाला, तो अब जो है फिर से राजा महाराजा ही रीस्टोर हो गए। फिर से रूलिंग क्लास जो एरिस्टोक्रेट्स है, या जो कंजर्वेटिव्स रिजीम है, वो फिर से रीस्टोर हो गई, कहाँ पे, यूरोप में।
इसीलिए क्या हो गई थी, प्रॉब्लम्स हो क्रिएट हो रही थी। ठीक है, तो 1815 में क्लियर हुआ ये आप लोगों का। अभी देखिए इन सारी चीज़ों का एक सोसाइटी का एक बोल सकते हैं एक आइडियोलॉजी हमेशा से एक चलती आ रही है कि चेंज होती है। इट मीन्स कि अगर अभी राजा महाराजा फिर से फॉल हो गई, फिर से चेंज, हमेशा चेंज लगी रही। तो लोग क्या चाह रहे थे उस समय, जो लोग चाह रहे थे कि क्या हो, ये राजा महाराजा हटे, जो हम लोगों को परेशानी है, इतनी सारी परेशानी हो रही तो वो खत्म होनी चाहिए। तो देखिए वही है, रेवोल्यूशनरीज फ्रॉम फ्रांस, इटली, जर्मन एंड रशिया वर्कड टू ओवरथ्रो एग्जिस्टिंग मोनार्क्स। देखिए रेवोल्यूशनरी जो थे फ्रांस, इटली और जर्मनी के, वो क्या चाह रहे थे, और रशिया के, ये सारा एक साथ मिल के चाह रहे थे कि जो मोनार्क है, जो अभी राजा महाराजा रूल कर रहे हैं, उनको हटा दिया जाए। अभी आपको ये समझने में फिर से थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न होनी चाहिए कि रेवोल्यूशनरीज कौन थे। तो देखिए रेवोल्यूशनरीज मतलब कि जो क्रांतिकारी होते हैं, जो लड़ते हैं अपने हक के लिए, या जो बोल सकते हैं कि ना सोसाइटी में जो गलत हो रही है उसके खिलाफ जो लड़ते हैं, तो उसे रेवोल्यूशनरीज बोला जाता है। जो मैंने आपको क्लास 8 में भी आई थिंक बताया था, रेवोल्यूशनरीज भगत सिंह वाला ये पूरा बताया था सेक्शन। तो इसमें जो लड़ने वाले कौन थे, इसमें जो लड़ेंगे राजा महाराजा के खिलाफ, वो कौन होंगे, लिबरल्स और रेडिकल्स ही होंगे ना। तो वही लिबरल्स और रेडिकल्स जो एक तरह से बोल सकते हैं लड़े गलत के खिलाफ, जो सोसाइटी में गलत हो रही थी, तो उसे ही रेवोल्यूशनरीज बोला गया। ठीक है, क्रांतिकारी बोला गया। तो ये सब क्या चाह रहे थे, ये सब एक साथ लड़ के चाहते थे कि सोसाइटी से एरिस्टोक्रेट्स, राजा महाराजा, मोनार्क को हटा दिया जाए और सबको इक्वली राइट्स दिया जाए। कोई सोसाइटी में ना ऊपर होगा ना कोई नीचा होगा, सबको इक्वली राइट्स दिया जाएगा, जो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी है। ठीक है, दे टॉक टू ऑफ नेशन, इट्स कॉल्ड नेशनलिस्ट। और ये जो लोग होते थे, ये रेवोल्यूशनरी जो थे, वो क्या करते थे, अपने देश की हित की बात करते थे, देश की बात करते थे कि मेरा महान, मेरा ग्रेट देश, मेरा महान कंट्री, इस तरह से बात करते थे। तो इसलिए ये सारे लोग क्या कहलाए, ये सारे लोग नेशनलिस्ट कहलाए। इट समझ गए ना, जो नेशनलिस्ट किसे कहा जाता है, जो अब मैंने आपको क्लास 8 में फिर से रिकॉल कर लीजिएगा। नेशनलिस्ट वो लोग कहलाते हैं जो देश की बात करते हैं, जो देश की, राष्ट्र की बात करते हैं, वो जो नेशन की बात करते हैं वो नेशनलिस्ट कहलाते हैं। तो ये रेवोल्यूशनरी जो होते थे, जो लिबरल्स या रेडिकल्स होते थे, तो वो क्या कह लेते, अपने देश की बात करते थे, देश की हित की बात करते थे, इसलिए वो नेशनलिस्ट भी कहलाए। ये क्या चाहते थे, ये इक्वलिटी एमंग सिटीजन्स, ये चाहते थे कि सभी सिटीजन्स में इक्वली राइट्स हो, सभी में भेदभाव नहीं होना चाहिए, जो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी है, सभी को बराबर हक अपना मिलना चाहिए। एग्जाम्पल में जैसे कि इटालियन नेशनलिस्ट गुजिपी मेजनी, जैसे इसमें सबसे फेमस जो नेशनलिस्ट थे वो इटालियन नेशनलिस्ट गुजिपी मेजनी का जो कंट्रीब्यूशन रहा है सोशलिज्म को लेकर, जिसके बारे में आपको क्लास 10th में और अच्छे से पढ़नी है। तो इनका बहुत बड़े, ये बोल सकते हैं एक लोग थे जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, और ये एक रेवोल्यूशनरीज थे और नेशनलिस्ट भी थे। इटालियन नेशनलिस्ट गुजिपी मेजनी, इनका भी बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है सोशलिज्म को लेकर। और इन जो परेशानी में प्रॉब्लम, सॉरी, इन जो बोल सकते हैं सोसाइटी में जो परेशानी हो रही थी क्रिएट, और ये जो प्रॉब्लम्स हो रही थी कंजर्वेटिव्स के खिलाफ, ये लड़े थे। और इन्होंने बोल सकते हैं सबको इक्वलिटी या सबको सोसाइटी में इक्वल राइट्स दिलाने के लिए इन्होंने बहुत बड़ा वर्क किया था, गुजिपी मेजनी। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों का ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। कोई डाउट्स होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है।